हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ब्लॉक 1 का यूनिट 4 हम कर रहे थे और अब हम शुरू करेंगे बिहेवियरल डिसऑर्डर्स ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। तो इसमें हम पहले बात करेंगे स्लीप वॉक की, जिसको हम सोमनैम्बुलिज्म भी बोलते हैं। और ये डिसऑर्डर है जिसमें यूजुअली जो बच्चे हैं वो नींद में जैसे अपना बेड छोड़ के वॉक करने लग जाते हैं और बाद में हो सकता है कि वो उनको याद ना रहे क्योंकि उस टाइम पे कॉन्शियस नहीं होते। तो ये यूजुअली 6 to 12 ईयर्स की एज में इस चीज़ का ऑनसेट होता है। और DSM-4 में इसको बोला, ये बता रहे हैं कि ये 10 to 30% बच्चों में ये चीज़ मिलती है, डिसऑर्डर जो स्लीप वॉकिंग बोलते हैं जिसको। एंड ये कब होता है? नॉर्मल मैनर, जब वो सोते हैं तो नॉर्मल मैनर में सोते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द सेकेंड और थर्ड आवर ऑफ द स्लीप, सोने के 1-2 घंटे बाद। एंड दे एंगेज इन कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। कई बार तो वो नींद में खाना खाना, प्लेइंग विद टॉयज, ये सब करके फाइनली अपने बेड पे रिटर्न हो जाते हैं, मतलब वापस अपने बेड पे आ जाते हैं और मॉर्निंग में उनको कुछ याद नहीं रहता। तो चिल्ड्रन वाइल वॉकिंग ड्यूरिंग स्लीप में फुली ओपन देयर आइज, मतलब कई बार तो उनकी आइज फुली ओपन रहती है, कई बार पार्शियली ओपन होती है। और ये 15 to 30 मिनट्स का एपिसोड होता है। इसका कॉज अभी क्लियरली नोन नहीं है, बट ये ड्यूरिंग नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है। जैसे एक हमारी स्लीप का एक पार्ट है, एक स्टेज है जब हमारी रैपिड आई मूवमेंट होती है, और एक स्टेज होती है जब नॉन रैपिड आई मूवमेंट, मतलब रैपिड आई मूवमेंट नहीं होती है जब हम सो रहे होते हैं। तो वो जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज है उस टाइम पे ये टेक प्लेस करता है, ये वाला एपिसोड। और इसको कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं किसी एंग्जाइटी अराउजिंग सिचुएशन से रिलेटेड है। एंग्जाइटी अराउजिंग सिचुएशन जो हो चुकी है या इन फ्यूचर होने वाली है, तो उसकी एंग्जाइटी की वजह से ये चीज़ प्रॉब्लम आती है। तो इसमें बिहेवियरल थेरेपी का कहते हैं यूज़ किया जाता है। जैसे पहले तो डेटा कलेक्ट करने के लिए न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट होती है, फिर मेडिकल असेसमेंट होती है। और इसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे टेलिंग द पेरेंट्स टू वॉश द फेस विथ कोल्ड वाटर एंड मेक श्योर दैट द चाइल्ड इज़ फुली अवेकन्ड। मतलब ठंडे पानी से उसका मुंह उसको धो दो जब वो ऐसा कर रहा है, और उसको उठा दो। फाइंडिंग आउट इफ द चाइल्ड इज हैविंग ड्रीम और नाइटमेयर, उससे पूछो कि वो नाइटमेयर था कि नॉर्मल ड्रीम था, या क्या किस टाइप का नाइटमेयर था। असर्टिव ट्रेनिंग इंक्लूडिंग इंटीग्रेटिव अप्रोच ऑफ काउंसलिंग अलॉन्ग विद इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, और ड्रीम की इंटरप्रिटेशन करी जाती है कि वो ड्रीम किस चीज़ का था। फिर नेक्स्ट है टिक्स। टिक्स का मतलब इट इज़ अ मस्कुलर ट्विस्ट और अ स्पैज्म रिलेटेड टू मसल। मसल स्पैज्म होता है जब सडनली। इट कैन बी अ ब्लिंकिंग ऑफ आईज, लिकिंग द लिप, ट्विस्टिंग द नेक, ब्लोइंग द नोज, क्लियरिंग द थ्रोट। ये सब चीज़ें, मतलब ये एक सडनली एक मसल ट्विस्ट मूवमेंट या स्पैज्म जिसे हम बोलते हैं, वो होता है 2 to 14 ईयर्स में। और ये बॉयज़ में ज़्यादा कॉमन है। ट्रीटमेंट इसकी जो होती है फॉर सच, ये भी एंग्जाइटी रिलेटेड इशू ही है, जिसमें बिहेवियर इंटरवेंशन, रिलैक्सेशन टेक्निक्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, अवेयरनेस टेक्निक का, कॉग्निटिव, और योगा भी इसमें हेल्प करता है। देन नेक्स्ट इज फंक्शनल। नेक्स्ट आता है एन्यूरेसिस और एनकोप्रेसिस। एन्यूरेसिस मतलब जब यूरिनेशन हो जाती है, बेड वेटिंग भी बोलते हैं इसे। या फिर एनकोप्रेसिस का मतलब होता है जब स्टूल लीकेज हो जाती है। तो ये एक इनवॉलेंट्री हैबिचुअल डिस्चार्ज ऑफ यूरिन एंड नाइट है, जिसको एन्यूरेसिस बोलते हैं। एट नाइट मतलब रात में यूरिनेशन हो जाता है इनवॉलेंट्री आफ्टर द एज ऑफ 5 ईयर्स, इसको बेड वेटिंग भी बोलते हैं। द काउंसलर मस्ट नोटिस दैट इट मे बी बिकॉज ऑफ द चाइल्ड इज अंडर प्रेशर, मतलब या तो वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है या बहुत स्ट्रेस में है। इट कैन ऑल्सो बी रिजल्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंडीशंस। ऑर्गेनिक कंडीशंस तो ये हो सकती हैं जैसे कि सेरिब्रल कंट्रोल जो करता है ब्लैडर को, वो डिस्टर्ब्ड है, या कोई मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, या कोई न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन है। पर्सनल इमेच्योरिटी हो सकता है कॉज, या कोई फॉल्टी लर्निंग हो सकती है, जैसे बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग ना दी जाए तो हो सकता है। डिस्टर्ब फैमिली इंट्रैक्शन हो सकती है। एंग्जाइटी तो है ही वन ऑफ द रीजंस। तो काउंसलिंग में कंडीशनिंग प्रोसीजर्स यूज़ किए जाते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग के जो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होते हैं। फिर पेरेंटल काउंसलिंग होती है कि कैसे पेरेंट्स सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं बच्चों को।
लर्निंग प्रोसीजर्स यूज़ किए जाते हैं, मेडिकल की ज़रूरत भी पड़ सकती है अगर ये चीज़ थेरेपी से, काउंसलिंग से ठीक ना हो। सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट में ऑल्सो भी यूज फॉर चिल्ड्रन हु हैव नॉट लर्न अप्रोप्रिएट टॉयलेटिंग और बॉबल मूवमेंट, जिसको हम एनको प्रोसेस बोलते हैं, कि जब वो बच्चे प्रॉपर बॉबल मूवमेंट पास करना नहीं सीखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है जिसको हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं। और ये कह रहे हैं कि ये परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, मतलब ये हमेशा हर एक डेवलपमेंटल स्टेज पे रहता ही है अगर ये किसी बच्चे में है तो ये कोई स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है ब्रेन में, उसकी वजह से होता है। और ये डिसऑर्डर जो है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे परसेप्शन, लैंग्वेज, मोटर डेवलपमेंट। तो काफ़ी वाइड एरिया में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसलिए इसको हमने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम बोला हुआ है। इसके कॉजेज जेनेटिक भी हैं और एनवायरमेंटल भी हैं, जैसे कुछ जीन्स भी हैं जो पास ऑन हो जाते हैं पेरेंट्स से, उसकी वजह से डिसऑर्डर हो सकता है। और पीपल विद एएसडी हैव एबनॉर्मल लेवल ऑफ सेरोटोनिन का कह रहे हैं कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसका लेवल एबनॉर्मल हो जाता है कई बार तो ब्रेन में। एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट हो सकती है फीटल डेवलपमेंट के टाइम पे, वो भी एक रीज़न है कि ब्रेन प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है। जो हमारे कम्युनिकेशन वाले जो सेल्स होते हैं ब्रेन में, वो डेवलप नहीं हुए हैं। ट्विन स्टडीज़ में ये भी देखा गया कि अगर जैसे एक ट्विन को होता है, जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उसमें से अगर एक को हो, मतलब जेनेटिकली अगर एक के अंदर वो जीन्स हैं, तो दूसरे के भी 90% चांस हो जाते हैं कि उसको भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता ही है। तो जेनेटिक फैक्टर्स तो इसमें बहुत सारे हैं ही। एंड इन फैमिलीज विद वन चाइल्ड विद एएसडी द रिस्क ऑफ हैविंग सेकंड चाइल्ड इज अप्रॉक्सीमेटली 5%। मतलब एक बच्चे को है तो दूसरे को भी होने के 5% चांसेस हो जाते हैं, और 1 in 20, मतलब 20 में से एक बार। सो दिस इज अ ग्रेटर रिस्क फॉर जनरल पॉपुलेशन। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि जेनेटिकली बहुत ज़्यादा रिस्क है एएसडी वाली प्रॉब्लम का। काउंसलिंग किस तरीके से हो सकती है, इसमें तो कुछ पॉइंट्स यहाँ बताए हुए हैं। फर्स्ट है हेल्प द क्लाइंट मास्टरिंग द फंडामेंटल्स ऑफ सोशल बिहेवियर। तो उसको बेसिक सोशल बिहेवियर के बारे में समझाया जा सकता है कि जब लोगों के बीच में खड़े हैं तो किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। कुछ लैंग्वेज स्किल्स डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं। बिहेवियरल काउंसलिंग हो सकती है, पेरेंटल काउंसलिंग हो सकती है, अपना काम इंडिपेंडेंटली करने की ट्रेनिंग दी जा सकती है, उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में एंगेज किया जा सकता है, और बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक का हम यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पेरेंटिंग में कह रहे हैं कि पहली चीज़ तो ये होती है कि पेरेंट जो एक्सेप्ट करें उस बच्चे को, जो उसके डिसऑर्डर है वो किस तरीके से है उसको एक्सेप्ट करें, और उसके साथ बहुत ही केयरफुली, बहुत ही प्यार से उसके साथ जो है डील करें। इट शुड बी नोटेड बाय द काउंसलर दैट चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स डू नॉट होल्ड देम इन हाई रिगार्ड दे डेवलप लो सेल्फ एस्टीम। अगर पेरेंट जो है बच्चे के साथ उस टाइम पे, जिन बच्चों को एएसडी की प्रॉब्लम है, अगर उनको डील नहीं कर पाते हैं प्यार से, तो उन बच्चों में लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ कंट्रोल और एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी डेवलप हो जाते हैं। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे ये आ जाती है कि पेरेंटिंग बिहेवियर बहुत ही वार्म होना चाहिए। सेकेंड डायमेंशन पेरेंटिंग की है कि स्ट्रिक्टनेस और पेरेंटल स्टैंडर्ड्स कैसे रखने हैं आप। वार्मथ के साथ साथ एक एब्सेंस ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए कि आपका बच्चे पे कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि फिर वो मैल एडजस्टमेंट हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो मॉडरेटली कंट्रोलिंग हो थोड़ा सा, और एक मैच्योर बिहेवियर को एनकरेज किया जाना चाहिए घर पे, ताकि बच्चे जो है एग्रेसिव ना बने। Therefore, counselor during parental counseling must make it clear to the parent about their parenting style. पेरेंटिंग स्टाइल का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे बताया है। फोकस ऑन हेल्पिंग पेरेंट्स टू यूज परमिसिबल पेरेंटिंग। परमिसिबल में क्या होता है, एक्सेप्टेंस और लो कंट्रोल, उस चीज़ को जो है प्रैक्टिस करना चाहिए। बट ये है कि उन्हें अलर्ट रहना चाहिए कि जब गुड बिहेवियर हो तो उसको वो रिवॉर्ड करें और रीइंफोर्स करें। काउंसलर्स को ये भी क्लियर कर देना चाहिए पेरेंट, टीचर्स को, केयर गिवर्स को, कि पनिशमेंट से चाइल्ड की सेल्फ एस्टीम पे कोई डैमेज नहीं आना चाहिए। पनिशमेंट बहुत ही स्विफ्ट और कंसिस्टेंट होनी चाहिए, लेकिन उसकी सेल्फ एस्टीम पे कोई भी हिट नहीं होना चाहिए पनिशमेंट से। किस तरह पनिश कर सकते हो, जैसे अगर अनडिजायरेबल रिस्पॉन्स है तो पनिश करो, डिजायरेबल है तो उसको रिवॉर्ड करो। Many troublesome behavior in children may take form in the form of attention seeking.
क्योंकि वो कभी कभी अटेंशन सीकिंग के लिए भी करते हैं। तो पनिशमेंट ऑफ दीज रिस्पॉन्सेज विल बी मोर इफेक्टिव इफ पेरेंट्स एंड टीचर्स प्रोवाइड द चाइल्ड विद मोर एक्सेप्टेबल वेज टू गेन अटेंशन, मतलब कुछ ऐसा करें जिससे अटेंशन भी मिले उन्हें और वो एक्सेप्टेबल भी हो, रादर देन कुछ गलत करके। फिर जनरल काउंसलिंग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ ये जनरल टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, जैसे बच्चों की काउंसलिंग करने में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि उनके साथ कम्युनिकेशन बहुत ही टिपिकल तरीके से करनी पड़ती है। तो किस तरीके से हम जनरली काउंसलिंग करते हैं चिल्ड्रन के केस में, तो एक तो पहली चीज़ है डिफाइनिंग देयर वर्ल्ड, का मतलब है कि पहले उनसे जानने की कोशिश करो कि वो क्या कहना चाहते हैं या उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, उनके क्या व्यू पॉइंट्स हैं। तो खुद से कोई एजम्पशन लेके कोई बात शुरू नहीं करनी चाहिए। लीड बाय आस्किंग अ क्वेश्चन इन देयर लैंग्वेज, उनसे उन्हीं की तरह बात करके क्वेश्चन पूछ के रेपो बिल्डिंग के साथ अपना ट्रस्ट बिल्ड करके फिर स्टार्ट करना चाहिए। सेकेंड थिंग है शेयरिंग देयर वर्ल्ड, मतलब रोल प्ले के थ्रू, जो कि एक कन्वेंशनल टेक्निक है, मतलब ये बहुत इफेक्टिव है आज के टाइम भी। तो रोल प्ले हो गया जिसमें आप बच्चे से रोल प्ले करते करते बात कर सकते हो या उसके मन में क्या चल रहा है उसके वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकते हो। आस्क द चाइल्ड टू प्ले द रोल ऑफ वन पेरेंट, तो एक किसी पेरेंट की अगर वो उसको बोला जाए कि रोल प्ले करके दिखाओ, तो उस टाइम वो प्ले करते टिपिकली वो उस तरह का बिहेवियर दिखा सकता है जैसा वो देखता है अपने पेरेंट का। या उनको राइटिंग का काम दिया जा सकता है कि डिस्क्राइब करो अपने पेरेंट को। तो ऑब्जर्व द इमोशन, मतलब उस टाइम पे किस तरीके से इमोशन दिखा रहा है उस तरीके से उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। शोइंग द वर्ल्ड, शोइंग कैसे कर सकते हैं, जैसे आर्ट थेरेपी का यूज़ करके उन्हें बोल सकते हैं कि वो ड्रॉ करें, तो उनको कुछ इंटरेस्टिंग से ड्रॉ करने के लिए दिया जा सकता है जिससे वो कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, साथ साथ ड्रॉ करते करते आपको बता सकते हैं कि वो क्या ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें वो क्या दिखाना चाहते हैं और उससे पूरा दिन वो क्या करता है वो सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। पिक्चर ड्रॉ करते करते वो आपसे बात कर सकता है। ऑब्जर्व एनी डिफरेंसेस बिटवीन द टाइम ही इज़ एट होम एंड टाइम ही इज़ आउटसाइड, और जब वो घर पे है या वो बाहर है उसमें उसके बिहेवियर में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं इसको ऑब्जर्व करना ज़रूरी होता है। फिर प्ले थेरेपी होती है जहाँ पे हम प्ले करते करते खेलते खेलते उनको इन्वॉल्व कर लेते हैं अपने साथ। तो एसोसिएशन फॉर प्ले थेरेपी एस्टिमेट इट टेक्स अबाउट 20 सेशंस टू एड्रेस, मतलब क्योंकि धीरे धीरे रेपो बिल्ड करते हैं इसमें तो टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तो 20 सेशंस तक लग जाते हैं। कभी कभी फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो इसमें स्पेसिफिक प्ले यूज़ करे जाते हैं उसके बिहेवियर को एड्रेस करने के लिए, लर्निंग, इमोशनल, सोशल प्रॉब्लम जो भी है उनको समझने के लिए। फिर जब मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स की बात आती है तो जब वो जैसे एडोलोसेंट या प्री एडोलोसेंट स्टेज होती है तो वहाँ पे कह रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जो एडोलोसेंट स्टूडेंट्स होते हैं, एंड दे डेमोन्स्ट्रेट इम्प्रूव एबिलिटीज़ टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, उस टाइम वो अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पाते हैं, वो फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग भी हो जाती है उनकी, एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स भी आने लग जाते हैं। तो उस टाइम आपकी काउंसलिंग का तरीका भी बदल जाता है फिर उसी हिसाब से। मिडिल स्कूल स्टूडेंट ऑल्सो टेंड टू रिटर्न टू देयर चाइल्डिश बिहेवियर, वो चाइल्डिश बिहेवियर कब शो करते हैं, जब वो सेल्फ डाउट में होते हैं, जब वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और उनको उनकी जो वीकनेस है उसको हमने टारगेट करना है कि क्या उनकी स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है, उनकी मेंटरिंग करके काउंसलिंग करके फिर उस तरीके से उनकी प्रॉब्लम्स को हमने एड्रेस करना है। तो एडोलेसेंट के केस में काउंसलिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं, जैसे उनको काउंसलिंग ऑप्शन में किन चीज़ों में हम एंगेज कर सकते हैं, कॉग्निटिव प्रोसेसेस में। एक तो ये हो गया कि जैसे मेमोरी से रिलेटेड आप कोई एक्टिविटी दे दो या क्रिएटिव थिंकिंग से रिलेटेड, इवैल्यूएशन से रिलेटेड, कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए, कुछ कन्वर्जेंट थिंकिंग को यूज़ करके कुछ नया बताने के लिए, बनाने के लिए, कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, या हाइपोथाइज करने के लिए कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दो कोई स्टोरी वगैरह के लिए, या उनको किसी चीज़ को जज करने के लिए या कुछ इवेलुएट करने के लिए दे दो। तो हम इस तरीके से उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे अगर काउंसलर मेमोरी का करना चाहता है तो उसमें वो क्लासरूम की किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को मेमोराइज करने के लिए बोल सकता है या कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता है जो भी उसकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस हैं, या अपने गोल्स के बारे में पूछ सकता है कि वो उसका एक एडोलोसेंट के क्या गोल्स हैं, या उनके पीयर ग्रुप के बारे में बात कर सकता है। इफ़ देन वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं काउंसलर कि अगर ऐसा होता है तो उस टाइम क्या होता है, इफ़ देन करके।
हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बात करने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो डेवलप हो चुकी होती है। द काउंसलर कैन ऑल्सो कंसिडर मोटिवेशन एज कॉग्निटिव प्रोसेस। तो मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी एक होती है जहाँ पे मोटिवेट किया जाता है बच्चों को, और ज़्यादा मोटिवेशन के थ्रू उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, जिसमें वो अपने गोल की तरफ फोकस कर सकते हैं और मोटिवेट हो सकते हैं उसको पूरा करने के लिए। और मोटिवेशन अचीवमेंट के बाद उनकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी, इन सब चीज़ों को और स्ट्रेंथन करने पे ज़्यादा जोर, क्योंकि एडोलेसेंट एज में सबसे ज़्यादा सेल्फ डाउट की प्रॉब्लम जो आती है और सेल्फ एस्टीम लो होने की, तो उसको वहाँ पे एनहेंस करने की, सेल्फ एस्टीम को और सेल्फ डाउट को कम करने के ऊपर काम किया जा सकता है। तो कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज इस केस में काफ़ी काम आ जाती हैं। दूसरी टेक्निक्स क्या हो सकती हैं, जैसे अपने मोटिव्स को खुद से असेस कर पाए, अपने आप को इम्प्रूव करे, उसमें हेल्प करो। फिर सेल्फ एफिकेसी कैसे डेवलप करे, अपने सेल्फ बिहेवियर, डिफीटिंग बिहेवियर को कैसे कम करे, जहाँ उसको लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर होता है जो, और सेल्फ मॉनिटरिंग में उसको असिस्ट करना है। तो सेल्फ असेसमेंट में क्या होता है, जैसे जो बच्चे होते हैं जो 7 साल से ऊपर होते हैं, वो अपने खुद के मोटिव्स को असेस कर सकते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं वो क्यों करना चाहते हैं। तो वो अपनी इंफॉर्मेशन अपने बारे में खुद वेरीफाई कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स डेवलप कर सकते हैं। काउंसलर का काम यहाँ पे क्या है, टू प्रोवोक द क्लाइंट अबाउट हिज और हर पास्ट इमीडिएट एक्सपीरियंस। इसके पहले कैसे वो अपने आप को असेस करता रहा है क्लाइंट, पहले भी वो इन छोटी छोटी चीज़ों में सक्सेसफुल हो चुका है, तो वही चीज़ें उनको बार बार याद दिलानी है। सेल्फ एफिकेसी में क्या है कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर टास्क को बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हैं। तो जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि चाइल्ड में हैव हाई सेल्फ एफिकेसी व्हेन इट कम्स टू मेकिंग फ्रेंड्स, बट लो एफिकेसी व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग। एफिकेसी होता है किसी पर्टिकुलर टास्क को लेके आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। तो किसी बच्चे में ये हो सकता है कि भाई फ्रेंड्स तो बहुत जल्दी बना ले, लेकिन स्पीकिंग करते टाइम उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है, सेल्फ एफिकेसी कम हो जाती है। तो उस पर्टिकुलर टास्क में, मतलब स्पीकिंग स्किल में उसकी एफिकेसी कम है, तो उसी को हमने टारगेट करना है। तो उस टाइम हमें उसको ये चीज़ उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना है कि वो कर सकता है। आई थिंक आई कैन, मतलब अपने आप को पॉजिटिव वे में लेके चले। तो मास्टरिंग एक्सपीरियंसेस में ये है कि अपना न्यू स्किल वो मास्टर करना सीखे, ताकि वो एनकरेज हो उसको और इम्प्रूव करने में। मास्टर करे मतलब बाबा प्रैक्टिस करके उसको यूज़ करे अपनी लाइफ में और चैलेंज को ओवरकम करे। वाइकेरियस एक्सपीरियंस होता है जब देख के सीखते हैं, तो दूसरे को देखे कि दूसरे लोग कैसे करते हैं। चूजिंग अ मॉडल फिगर एंड ब्रिंगिंग चेंजेस, अब किसी को देख के अपने आप में चेंजेस करें। परसुएशन एंड एनकरेजमेंट, जहाँ पे एनकरेजमेंट दी जाती है रिवॉर्ड्स के थ्रू, तो छोटे छोटे स्टेप्स लेके अपने स्किल को एनहांस करें। फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ इमोशनल अराउजल, अगर एंजाइटी डिसऑर्डर या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसमें इमोशनल अराउजल को इंटरप्रेट करके उसको क्योर किया जा सकता है, अगर कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से वो हो रहे हैं। देन सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर आ जाता है फिर, जहाँ पे वो अपने आप को सेल्फ डिफीटिंग मतलब ये सोचना कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो एंजाइटी हो जाती है बच्चों को। तो इसमें कह रहे हैं कि 3 कैटेगरीज होती है। एक तो डेलिबरेट सेल्फ डिस्ट्रक्शन, जहाँ पे वो अपने आप को बहुत हार्म कर देते हैं। दूसरा होता है ट्रेड ऑफ, इट इज सीन इन द फॉर्म ऑफ ओवर ईटिंग स्ट्रेस, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं और शाइनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा शाई हो जाते हैं। फिर तीसरी चीज़ होती है काउंटर प्रोडक्टिविटी, कि वो अपना अनप्रोडक्टिव बिहेवियर बना लेते हैं, कि मतलब वो कुछ ऐसा करते ही नहीं जो उनके लिए आगे जाके हेल्पफुल हो। तो काउंसलर को इसमें असिस्ट करना है कि वो उनकी जो उनके लिए अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करे, जहां उनको जो अपना सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर है उसको रिड्यूस करने में मदद मिलेगी। क्योंकि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड में क्या होगा कि कोई उनको जज नहीं करेगा, तो जब वो काउंसलर को अपने बारे में कुछ बताएंगे तो उनको ये चीज़ ट्रस्ट हो जाएगा कि मुझे यहाँ पे कोई जज नहीं कर रहा है। फिर वो काउंसलर की बात जो है वो बड़े ध्यान से सुनेंगे भी और मानेंगे भी। फिर आ जाता है सेल्फ मॉनिटरिंग। यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2 तरह के चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे हैं एडोलेसेंट जो भी हैं,
जो एक तो हाई सेल्फ मॉनिटर होते हैं, जो बहुत सेंसिटिव होते हैं कि उनका इम्पैक्ट दूसरों पे क्या पड़ेगा उस चीज़ को लेके, तो वो अपने आप को मॉनिटर, अपने सेल्फ को मॉनिटर करके रखते हैं, कंट्रोल करके। एक होते हैं लो सेल्फ मॉनिटर, जिनको कोई कंसर्न नहीं होता है कि उनका इम्प्रेशन जो है दूसरों पे क्या पड़ेगा। तो हाई सेल्फ मॉनिटर अपने आप को फ्लेक्सिबल और बहुत प्रैग्मेटिक, मतलब प्रैक्टिकल मानते हैं। मतलब कोई अगर हाई सेल्फ मॉनिटर की कैटेगरी में आता है, मतलब वो बहुत फ्लेक्सिबल और प्रैक्टिकल है। और जो काउंसलर होता है वो उनको हेल्प करता है टू मॉडरेट सेल्फ मॉनिटरिंग, बिल्डिंग विद इन द क्लाइंट्स बाय विच हाई एडजस्टमेंट इज सीन। और जो लो सेल्फ मॉनिटर होते हैं, जो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, उनको ये सिखाया जाता है कि कैसे अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग को मॉडरेट लेवल पे लेके आना है, और कैसे एडजस्टमेंट करना है प्रॉपरली, अपनी सेल्फ एफिकेसी को भी बिल्ड रखना है और साथ में एडजस्टमेंट भी करना है, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी होना है। तो इस टेक्निक से क्या होता है कि वो अपनी सेल्फ इमेज जो है उसके बारे में लर्न करते हैं, अपने बारे में लर्न करते हैं, इस तरह के गोल्स रीच करते हैं जो रीचेबल होते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो लेकिन रीचेबल होने चाहिए। अपने गोल्स को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, अपने इमोशंस को स्टेबल बना पाते हैं। तो मॉडरेटली सेल्फ मॉनिटरिंग होना चाहिए, ना तो वेरी हाई। मतलब वेरी हाई में वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं कि वो जो भी करेंगे उसका इंप्रेशन कैसा पड़ेगा दूसरों पे, तो वो बहुत सोच के करते हैं। वेरी लो में वो बिल्कुल ही कंसर्न नहीं होते। तो मॉडरेटली कैसे सेल्फ मॉनिटर करना है अपने आप को, ये चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। ये यूनिट यहाँ ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।